हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट्स और उसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर 4 के 3 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए हैं। और तो और चैप्टर 1 2 3 ऑफ द कॉस्टिंग भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स फ्रॉम द मॉड्यूल, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। तो होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 4। इसमें हम एब्जॉर्प्शन समझने वाले हैं। तो उसके लिए पहले जो हमने ओवरहेड्स के बारे में समझा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे की प्रोसेस है। तो उसके पहले जो हमने ऑलरेडी जो प्रोसेस समझी हुई है वो हमें एक बार समझना, याद करना जरूरी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स करने से पहले जो भी ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स मतलब कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं वो सारे, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाता है, उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाता है और बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। वो सबको सम अप करके हमें ओवरहेड्स मिलते हैं। तो वो जो ओवरहेड्स है उनको सबसे पहले अलोकेट किया जाता है। जो डिपार्टमेंट, जो कॉस्ट सेंटर के लिए हमें पता है कि ये एक्सपेंस जो है ये इसी डिपार्टमेंट, इसी कॉस्ट सेंटर का है, तो वो पूरा का पूरा उसको अलोकेट किया जाता है, दैट इज अलोकेशन। फिर जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, जो कॉमन हुए हैं फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट और फॉर मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, उसको हमें सभी डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होता है ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस, जिसे अपोर्शनमेंट कहा जाता है। जो डायरेक्टली पता है कि ये इसी डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है उनको अलोकेट किया जाता है। जो कॉमन एक्सपेंडिचर है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स और फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट, उसको कोई अप्रोप्रिएट बेसिस पर हमें डिवाइड करना होता है, जिसे हम अपोर्शनमेंट कहते हैं। उसके बाद हमें जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। जो हमारी मेन प्रोडक्ट बनाने में या फिर हमारी मेन सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही कहे जाते हैं, जो हमारे इनकम अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं। बट ये जो मेन डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको हेल्प करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो कुछ भी अर्न करके नहीं आते हैं, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे इनडायरेक्ट कहे जाएंगे, इसलिए उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, अलोकेटेड है या फिर अपोर्शनड है, वो सारा का सारा सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा एक्सपेंसेस ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जिसे रीअपोर्शनमेंट कहा जाता है। रीअपोर्शनमेंट के लिए हमने अलग अलग मेथड्स भी देखी थी, जिसमें डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। हम ऐसा मानते थे कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया जाता था ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस। दूसरी मेथड थी नॉन रेसिप्रोकल मेथड या फिर स्टेप मेथड, जिसमें हम ऐसा मानते थे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, और वो कंटिन्यूअसली उस बेसिस पर हम रीअपोर्शनमेंट करते जाते हैं। उसी तरीके से पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। और जो थर्ड मेथड थी वो थी रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें ऐसा माना जाता था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट सभी सर्विस डिपार्टमेंट को, मतलब कि एक दूसरे को ये सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में हम किस तरह से सर्विस डिपार्टमेंट को एक्सपेंस को रीअपोर्शन करेंगे वो देखा था। उसके लिए भी 3 मेथड्स थी। एक था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के लिए के टोटल एक्सपेंसेस के लिए इक्वेशन बना देते हैं और उसके हिसाब से उन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल एक्सपेंडिचर निकालते थे, और फिर वो सिर्फ जितना पोर्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है उतना उनको रीअपोर्शन किया जाता था। सेकंड मेथड उसमें थी ट्रायल एंड एरर मेथड, और थर्ड थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनको रीअपोर्शन करते जाते थे ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस, अंटिल सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस नॉमिनल ना हो जाए या फिर जीरो ना हो जाए। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो भी काइंड ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, बट वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स के ही अंदर किया जाता है, और फिर वो जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन किया जाता है ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस। ये तीनों ही मेथड
मेन तीनों मेथड और जो रेसिप्रोकल मेथड की जो तीन सब मेथड्स है वो सब कुछ हमने इन डिटेल समझा हुआ है, उनके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए, राइट। तो अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है आफ्टर अलोकेशन, आफ्टर अपॉर्शनमेंट एंड आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट, वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है उसको हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। वो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसको कोई बेस लेकर बेस से डिवाइड करते हैं और एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। ऐसा करने की क्या जरूरत होती है? देखिए, ओवरहेड्स है वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा अलग अलग टाइप्स के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो कई बार प्रोडक्शन करने से पहले जानना या फिर ईयर एंड ना हो तब तक जानना काफी डिफिकल्ट होता है। बट एक्चुअल में जब भी कोई भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है तो उनको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है या फिर कितना टोटल कॉस्ट हुआ है वो जानना होता है। तो उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर जानना जरूरी है ताकि उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके या फिर टोटल कॉस्ट जानकर उसको कंट्रोल करे या फिर कितना कर रहा है, वो सब कुछ के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए प्रोडक्ट वाइज या फिर जॉब वाइज या किस तरह से कितना एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके लिए उसको ओवरहेड्स भी जानना जरूरी है। बट वो जब तक पूरा का पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर सारे एक्सपेंडिचर खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ है। इसीलिए जनरली जो बजट बनाया जाता है कि भाई पूरे साल में कितना ओवरहेड्स हो सकता है, और जो भी बेस रखेंगे मतलब कि लेबर आवर्स के बेसिस पर हो सकता है, मशीन आवर्स के बेसिस पर, क्योंकि मोस्टली जो ओवरहेड्स है वो आवर्स की वजह से ज्यादा इनकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी क्लास में पढ़ने जाते हैं तो जो ओवरहेड्स है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, रेंट वगैरह हो जाता है, राइट। तो वो जनरली आप कितनी देर आपको पढ़ाया जाता है उस हिसाब से वो ज्यादा बढ़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी अगर आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, राइट। रेंट में भी कई बार कैसा हो सकता है कि अगर बहुत सारी बैचेस है तो आपको कितना पढ़ाते हैं उस हिसाब से वो सारी बैचेस में हम अलोकेट या अपोर्शन कर सकते हैं। तो वो जितनी आवर्स पढ़ाते हैं उस हिसाब से वो पूरी जो फ्लोर स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया जाता है। तो मोस्टली जो ओवरहेड्स है एट द एंड कोई बेसिस से डिवाइड किया जाता है, जो लेबर आवर्स हो सकती है, मशीन आवर्स हो सकती है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हो सकता है, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट हो सकता है, या फिर टोटल यूनिट्स टोटल आउटपुट जो है उनसे डिवाइड किया जाता है। ये 6 बेसिस का यूज करके हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिलता है, और वो एब्जॉर्प्शन रेट का यूज करके हम प्री डिटरमाइंड रेट या फिर एक्सपेक्टेड ओवरहेड है वो निकालते हैं, ताकि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल पाए। अभी तक एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता है, बट बजटेड ओवरहेड बजटेड बेस के कंसीडर करके हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, और उसी एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर ओवरहेड्स कितने हुए होंगे ऑन कंसीडरिंग एक्चुअल बेस कितने हुए होंगे वो निकालते हैं, ताकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल पाए और उसके बेसिस पर हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाए, कोट कर पाए या फिर कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, राइट। तो इस तरह से किया जाता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालना जरूरी बन जाता है, राइट। तो वो क्या होता है वो इन डिटेल समझते हैं, उसके टाइप्स और मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है वो समझते हैं। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको 4.29 पर दिया हुआ है, बट उसके पहले हमें टाइप्स ऑफ ओवरहेड समझना है जो इसके तुरंत बाद दिया हुआ है। 4.36 पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स। 4 टाइप्स के हैं, नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट। नॉर्मल रेट क्या होता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअल ओवरहेड से उसको एक्चुअल बेस से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल रेट मिल जाएगा, वो एक्चुअल रेट है। जबकि प्री डिटरमाइंड रेट उसका पूरा ऑपोजिट है, बजटेड ओवरहेड्स को कंसीडर करके एक्सपेक्टेड ओवरहेड्स को कंसीडर करेंगे और एक्सपेक्टेड बेस से डिवाइड करेंगे तो हमें प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। normal rate, this rate is calculated by dividing the actual overheads by actual base. It is also known as actual rate. हमारा पूरा एक्सपेंडिचर हो गया, हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर हमें ओवरहेड रेट निकालना है तो नॉर्मल ओवरहेड रेट मिल सकेगा। उसकी फॉर्मूला दे रखी है, नॉर्मल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन एक्चुअल बेस। सेकंड वन इज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो है वो बजटेड ओवरहेड रेट है, जो जनरली ईयर स्टार्ट होने से पहले निकाला जाता है और पूरे साल में ओवरहेड इसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना होगा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं, तो सभी में ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट का यूज करके किया जाता है। प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करेंगे तो वो
एक्चुअल ओवरहेड से प्लस या माइनस हो सकता है, जिसे हम अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कवर कहते हैं, और उसकी फिर बाद में ट्रीटमेंट दी जाती है। राइट, वो क्या होता है वो हम इसके बाद कवर अप करेंगे, ये पूरा एब्जॉर्प्शन का पार्ट कवर अप कर लेंगे, उसके बाद अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के बारे में भी हम समझेंगे। तो जो ओवरहेड है वो पहले प्री डिटरमाइंड रेट, बजटेड रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। फिर जितना भी ओवरहेड एक्चुअल है उसमें प्लस या माइनस जितना भी है उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। राइट, दिस रेट इज प्री डिटरमाइंड in advance by estimating the amount of the overhead of the for the period in which it is to be used। जो भी पीरियड में होने वाला है इन एडवांस देखा जाता है कि भाई कितना ओवरहेड हो सकता है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का बेस ले सकते हैं और जो भी चेंजेस होने के चांसेस है उनको कंसिडर करते हैं। इट इज कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। प्रीडिटरमाइंड रेट, बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। ये जो बेस है वो कौन से हो सकते हैं, वो मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स में आएगा, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में आएगा, तो वहां पर हम कवर अप करेंगे जो 6 बेसिस मैंने आपको बताए, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट के परसेंटेज, लेबर कॉस्ट के परसेंटेज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। राइट, तो इन डिटेल हम समझने वाला है। The amount of overhead rate of expenses for absorbing them to production may be estimated on the following basis. The figure of the previous year or period may be adopted as the overhead rate to be charged to production in the current year. The assumption is that the value of production as well as overheads will remain constant or that the two will change proportionately. हम previous year या फिर period को adopt करते हैं, उनके basis पर इस नेक्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा वो हम सोचते हैं और उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड्स को प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं, उसमें जितना भी चेंजेस होने वाले हैं उनको कंसिडर किया जाता है। The overhead rate for the year may be determined on the basis of estimated expenses and anticipated volume of production activity। जो भी एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हम सोच रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से हम बजटेड ओवरहेड्स निकालते हैं और उस हिसाब से प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं। इस तरीके से हो सकता है। For example, if expenses are estimated rupees 10,000 and output at 4,000 units, the overhead rate will be rupees 2.5 per unit। कैसे? Budgeted overheads upon budgeted base 10,000 divided by 4,000, so हमें absorption rate मिल जाएगा, predetermined rate मिल जाएगा rupees 2.5 पर यूनिट। अब जो नेक्स्ट ईयर में हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे उस हिसाब से हमें टोटल ओवरहेड्स मिल सकता है कि भाई कितना ओवरहेड्स हुआ होगा। तो जितने भी यूनिट्स बने हैं, फॉर एग्जांपल अगर 200 यूनिट्स बनेंगे तो 200 इंटू 2.5 करके 500 रुपीज का ओवरहेड है वो लगाया जाए। समझ में आ रहा है? The overhead rate for a year may be fixed on the basis of the normal volume of the business। या फिर जो ओवरहेड रेट है उसको फिक्स्ड वॉल्यूम के भाई इतना प्रोडक्शन हम जनरली करते हैं तो उस हिसाब से इतना ओवरहेड्स होना चाहिए, उस हिसाब से भी प्रीडिटरमाइंड रेट निकाला जा सकता है। राइट, तो ये 2 टाइप्स ऑफ द ओवरहेड रेट था। राइट, एब्जॉर्प्शन रेट था, एक तो नॉर्मल एंड प्रीडिटरमाइंड। दो में से कोई एक हो सकता है एट अ टाइम। राइट, जनरली प्रीडिटरमाइंड रेट का यूज किया जाता है क्योंकि पहले से या फिर जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं निकाल सकते, वो जनरली ईयर एंड पर ही पता चलता है कि एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ। राइट, चलो, और ये प्रीडिटरमाइंड रेट निकालना भी जरूरी है सेलिंग प्राइस पता करने के लिए, और तो और हमें जो कॉस्ट कंट्रोल करना है उसके लिए भी हेल्प कर सकता है। अब जो बाकी के दो टाइप है, दैट इज ब्लैंकेट ओवरहेड रेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट मतलब कि पूरी फैक्ट्री, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही ओवरहेड रेट निकाला जाएगा। जब भी आप बहुत ही कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होकर जाती है, तब आप ब्लैंकेट ओवरहेड रेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस अलग है, उनका बेस अलग है, तब आपको डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट यूज करना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ओवरहेड रेट हो जाएगा। राइट, तो ये दोनों में से भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। राइट, चलिए ये देखते हैं। Blanket overhead rate refers to the computation of one single overhead rate for the whole factory. It is to be distinguished from the departmental overhead rate, which refers to a separate rate for each individual cost center or department. The use of blanket rate may be proper in certain factories producing only one major product in a continuous process or where the work performed in every department is fairly uniform or standardized। ये कहाँ पर beneficial है? जहाँ पर
एक ही प्रोडक्ट यूज बनाई जाती है, या फिर जो प्रोसेस है फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वो सेम है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स में से वो पास होगी, उतना ही टाइम लेगी सारे डिपार्टमेंट में प्रोसेस करने के लिए, राइट। तब हम ब्लैंकेट रेट यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी के लिए वो रेट सेम होगा। पर अगर आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, वो अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में से अलग अलग तरीके से पास होते हैं, अलग अलग लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो उस केस में डिपार्टमेंटल रेट है वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। चलिए इसकी फॉर्मूला देखते हैं। ब्लैंकेट रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड फॉर द फैक्ट्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और बेस फॉर द फैक्ट्री, पूरा जो फैक्ट्री का टोटल ओवरहेड है उसको टोटल बेस से डिवाइड किया जाएगा। ब्लैंकेट रेट शुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस, हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन या केसेस दिए हैं, उसी केस में आपको ब्लैंकेट रेट यूज करना चाहिए। फर्स्ट, वेयर ओनली वन मेजर प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जहां पर सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाई जाती है, आपको वहां पर ब्लैंकेट रेट का यूज करना चाहिए, कर सकते हैं, राइट। वेयर सेवरल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बट ऑल प्रोडक्ट्स पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स, अगर आपको मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हैं पर वो जो भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होती है, एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट, और सारे के सारे डिपार्टमेंट में वो सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए वो प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में आप ब्लैंकेट रेट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ब्लैंकेट रेट आपको कब यूज करना चाहिए, या फिर सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट है, या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट है बट वो जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होती है, और तो और उस जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है या फिर पूरा का पूरा सेम है, तभी आपको ब्लैंकेट रेट का यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंटल रेट का यूज करना चाहिए, राइट। Where this condition do not exist, departmental rate should be used. क्लियर? ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी चाहिए, मतलब कि कब आपको ब्लैंकेट रेट यूज करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक ओल्डर कोर्स में एक बार पूछा हुआ है। अब देखते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। इफ इट refers to the computation of one single overhead rate for a particular production unit or department, डिपार्टमेंट के लिए कोई एक ही सिंगल रेट का यूज करना, दैट इज हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट का यूज करना, दैट इज डिपार्टमेंटल रेट। पूरी फैक्ट्री के लिए एक नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट हर कॉस्ट सेंटर का अलग अलग रेट होगा। Where the product lines are varied or machinery used to vary in degree in the different departments, that is where conditions throughout the factory are not uniform, the use of departmental rate is to be preferred। जहां पर आपकी जो प्रोडक्ट लाइन्स है वो अलग अलग है, उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें जो मशीन का यूज होता है, टाइम या फिर आवर्स जितने भी लगते हैं प्रोसेसिंग के, वो सभी अलग अलग है, उस केस में आपको डिपार्टमेंटल रेट का यूज करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर रेट मिल सके। समझ में आ रहा है? अगर आपकी फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनती है या फिर सेम प्रोसेसिंग होता है तो ब्लैंकेट रेट यूज कीजिए, अदरवाइज डिपार्टमेंटल रेट का यूज कीजिए। इसकी फॉर्मूला दे रखी है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। जो भी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है उसको उस डिपार्टमेंट के टोटल बेस से डिवाइड कीजिए तो आपको डिपार्टमेंटल रेट मिल जाएगा। तो ये ब्लैंकेट रेट और जो डिपार्टमेंटल रेट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। दोनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है, पूरी फैक्ट्री के लिए एक या फिर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, राइट। तो ये जो डिपार्टमेंटल रेट या फिर जो ब्लैंकेट रेट हम यूज करेंगे वो नॉर्मल या फिर एक्चुअल बेसिस पर भी हो सकता है या फिर बजटेड के बेसिस पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि नॉर्मल या फिर प्री डिटरमाइंड में से कोई एक होगा इन केस ऑफ ब्लैंकेट और इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट है तो नॉर्मल या प्री डिटरमाइंड में से एक होगा और ब्लैंकेट या डिपार्टमेंटल में से एक होगा। मतलब कि ये दो एक कैटेगरी है और ये दो कैटेगरी है, दोनों ही कैटेगरी में से एक एक कोई भी ओवरहेड रेट होगा वो कोई दोनों ही कैटेगरी में एक एक में फॉल होगा, या फिर वो नॉर्मल और प्री डिटरमाइंड में से एक होगा और साथ में वो ब्लैंकेट या डिपार्टमेंटल में से भी कोई एक कैटेगरी में फॉल होगा। क्लियर? मोस्टली प्रीडिटरमाइंड प्रीडिटरमाइंड रेट यूज किया जाता है क्योंकि वो पहले से जानना जरूरी है ताकि हमें टोटल कॉस्ट पहले से पता चल पाए, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस चार्ज कर पाए। क्लियर? चलिए ये थे टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स। जो ये बेस हम क्या क्या ले सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, पेज नंबर 4.29 पर दिया हुआ है। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्ट्स और जॉब। हम किस किस तरीके से कौन से मेथड्स है, कौन से बेस का यूज करके हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 बेसिस है
परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किस तरह से मिलता है? मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, राइट? तो ये जो मटेरियल और जो लेबर कॉस्ट है उनको कंसिडर कर सकते हैं और साथ में प्राइम कॉस्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज लेबर आवर्स, फिफ्थ वन इज मशीन आवर्स एंड सिक्स्थ वन इज नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आउटपुट। इसमें से कोई भी बेस ले सकते हैं। अब ये बेसिस क्या किस तरह से होते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझाई है, वो समझते हैं। ये पॉइंट जो है वो थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल है, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। The method selected for charging overheads to products or a job should be such as will ensure, जो भी आप मेथड यूज करें उसमें आपको नीचे के पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होंगे। That the total amount charged or recovered in a period does not differ materially from actual expenses incurred in the period। आपको ऐसा बेस चूज करना चाहिए जो भी आपने अमाउंट चार्ज की है या रिकवर की है वो जनरली प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर होती है, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से बहुत ही ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा डिफर करेगा तो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे, उसकी आपको फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसका फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपका जो बेस है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल से काफी नियरर हो, राइट? एंड that the amount charged to individual jobs or products is equitable in case of factory overheads। this means जो भी आप जॉब या प्रोडक्ट वगैरह में आप जो भी ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं वो इक्विटेबल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बराबर होने चाहिए मतलब क्या, वो हमें यहाँ पर समझ आया है। that the time spent on completion of each job should be taken into consideration। कितना टाइम स्पेंड किया है इन ईच जॉब इन प्रोडक्शन वो हमें उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स है वो टाइम की वजह से डिफर होते हैं, वो टाइम की वजह से ड्रिवन होते हैं, इसीलिए टाइम स्पेंट जो है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। जो लेबर आवर्स है या फिर मशीन आवर्स है वो टाइम स्पेंट को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं, राइट? अगर लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो लेबर आवर्स को कंसिडर कीजिए। अगर मशीन ओरिएंटेड आपका डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट है तो उसमें मशीन आवर्स का यूज करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेटर बेस रहता है, राइट? That a distinction should be made between jobs done by skilled workers and those done by unskilled workers। कौन सी जॉब कौन सा प्रोसेस है वो स्किल्ड वर्कर ने किया और कौन सा अनस्किल्ड वर्कर ने किया, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बट ये सिर्फ लेबर कॉस्ट को अगर हम यूज करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट में क्या होता है कि लेबर आवर एज वेल एज उनको वेज रेट कौन सा कितना दिया जाता है उसको भी देखा जाता है। तो वेज रेट जो है मतलब कि स्किल्ड का कुछ अलग होगा, अनस्किल्ड का कुछ अलग होगा, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट में ही देखा जाता है, बाकी प्राइम कॉस्ट में होगा बट वो इनडायरेक्टली होगा, राइट? एंड that job done by manual labor and those done by machine should be distinguished। कौन सी जॉब मशीन ने की, कौन सी जॉब लेबर मैन्युअली लेबर ने की, वो अलग डिफर होना चाहिए। तो वो जनरली लेबर आर या फिर मशीन आर से पता चल सकता है, राइट? तो ये सारी प्री रिक्विजिशन या फिर आइडियल जो ओवरहेड रेट होगा उसमें ये होनी चाहिए। हर बार सारी की सारी पॉसिबल नहीं होती कि आपको फुलफिल कर पाए, ये पर ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहली कंडीशन है कि एक्चुअल और जो प्री डिटरमाइंड जितना भी रिकवर्ड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो डिफर नहीं होना चाहिए, और दूसरा इक्विटेबल होना चाहिए ओवरहेड्स। इक्विटेबल होना मतलब क्या, उसके लिए हमें तीन चीजें बताएं कि टाइम स्पेंड को ध्यान में रखना चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का जो काम है उसको डिफर करना चाहिए, और तीसरा मशीन आवर्स, मशीन का कितना काम हुआ और लेबर का कितना काम हुआ वो अलग होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब ये जो मेथड्स है वो समझते हैं। ये सारे उसके नाम दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट एंड रेट पर यूनिट। इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो भी टोटल ओवरहेड्स है या फिर बजट ओवरहेड्स है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से, राइट? और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। Under this method, the cost of direct material consumed is the base of calculating the amount of overhead absorbed। उसकी फॉर्मूला है overhead rate is equal to total production overhead of department upon budgeted direct material cost of all products into 100। budgeted या total overheads upon budgeted या total direct material cost into 100। Second है percentage of प्राइम कॉस्ट मेथड। यहाँ पर हम टोटल ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हमें मिल जाएगा। This method is based on the fact that both material as well as labor contributes in raising factory overheads।
यहाँ पर हम क्या ध्यान में रखते हैं कि भाई मटेरियल कॉस्ट से भी आपका ओवरहेड्स बढ़ता है एज वेल एज लेबर कॉस्ट से भी बढ़ता है, उन दोनों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। Hence, the total of the two, that is prime cost, should be taken as a base for absorbing the factory overheads. इसकी फॉर्मूला है total production overhead of a department upon total prime cost into 100. बट ये दोनों ही मेथड इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ओवरहेड्स मटेरियल की वजह से नहीं बढ़ता है, बट आप कितनी आवर्स स्पेंड करते हैं उस वजह से बढ़ता है, राइट। आपका मटेरियल चाहे कितना भी अच्छा हो, हीरे मोती जड़े हुए हो, बट उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कुछ नहीं फर्क पड़ता। समझ में आ रहा है? वो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंज्यूम करते हैं कि भाई आपने कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स यूज किए और उसके कितना रेट है। अब मतलब कि मोस्टली जो आपका एक्सपेंस है वो कितने यूनिट्स यूज किए, मतलब कि कितने आवर्स के लिए वो यूनिट्स यूज किए, उस वजह से बढ़ते हैं। मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए जनरली मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट को एज अ बेस ऑफ ओवरहेड्स, मेथड ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन यूज नहीं किया जा सकता है। ये रेयरली यूजेबल मेथड्स है, राइट। इसको हमें एग्जांपल देके समझाया हुआ है। सपोज कि हमें एक्चुअल फिगर्स दिए हैं, एक्चुअल फिगर्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, डायरेक्ट लेबर दिया है 1 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 90,000। सो इस हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स है ₹90,000 डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ₹2 लाख इंटू 100 करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी रेट आएगा आपको, परसेंटेज में जो भी रेट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर? यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से करेंगे तो 45% आ जाएगा। अब अगर हमारा जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो कोई भी जॉब के लिए, कोई भी, ये जो पूरा था, ये जो हमें दिया हुआ था, ये पूरे फैक्ट्री के लिए, पूरे साल के लिए दिया हुआ है, राइट। उसमें से कोई भी अगर हम एक जॉब करते हैं जिसमें मटेरियल यूज हुआ है 10,000 का और लेबर यूज हुआ है 7,000 का, क्योंकि हमने ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट के लिए, हर जॉब के लिए मिल जाएंगे, बट ओवरहेड्स हमें पता नहीं चल पाएंगे, इसीलिए हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई ये जॉब हमने काम किया, ये जो ऑर्डर फुलफिल किया उसमें 10,000 का मटेरियल गया था और 7,000 का लेबर गया था। अब हमें ओवरहेड्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अगर करना है तो क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 7,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को किसके बेसिस पर होगा? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और वो कितना है? 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो 10,000 का 45% मतलब कि 4500। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे दैट इज 21,500 हमारा कॉस्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग ओवरहेड्स। तो जॉब के पास से हमें 21,500 एज ए कॉस्ट रिकवर करना चाहिए, उसमें जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऐड कर सकते हैं, उतनी आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आपको पता चलेगा। अभी तक ये पूरे साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं पता चला है, इसलिए ये एक्जेक्टली 4500 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, प्लस या माइनस हो सकता है, बट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, इस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस चार्ज कर सके। इसीलिए पहले से एब्जॉर्ब करना, ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना जरूरी बन जाता है, राइट। अगर हम दूसरा बेस कंसिडर करें एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 3 लाख। तो हमें पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होगा। एब्जॉर्प्शन रेट प्री डिटरमाइंड है, तो वो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल ओवरहेड्स वो कितना है? ₹90,000 अपॉन टोटल प्राइम कॉस्ट दैट इज ₹3 लाख, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएंगे दैट इज 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, राइट। तो अगर सेम जॉब है जिसमें 10,000 रुपीज का मटेरियल और 7,000 रुपीज का लेबर यूज हुआ है, दैट इज टोटल 17,000 का प्राइम कॉस्ट हुआ है, तो हमें जो ओवरहेड्स निकालने हैं वो किस तरह से निकालने हैं? 17,000 के 30%। 17,000 के 30% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 22,100 रुपीज हो जाएगा। 17,000 का आप 30% करेंगे, राइट, तो 4,100 रुपीज हो जाएगा।
राइट। तो 17,000 प्लस 4,100 दैट इज 22,100 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पूरी जॉब का कॉस्ट मिल जाएगा यूजिंग परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट जैसे ओवरहेड रिकवरी रेट या फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्लियर। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट की वजह से जनरली आपके ओवरहेड्स ड्रिवन नहीं होते, ओवरहेड्स ड्राइव नहीं होते, बढ़ते नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही कम यूज किया जा सकता जाता है। तो यही हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। ऑफ दिस मेथड्स द फर्स्ट एंड सेकंड आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अनसूटेबल ऑफ अकाउंट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जनरली ये दोनों ही इतने सूटेबल नहीं है, इतने ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? वो हमें यहाँ पर रीजंस दिए हुए हैं। Manufacturing overhead expenses are mostly a function of time. That is, time is the determining factor for the incurrence and application of manufacturing overhead expense. Generally, manufacturing overhead है वो टाइम की वजह से ड्रिवन होते हैं और फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम जो है वो मैटर करता है। बट मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट में जनरली ये यूज नहीं किया जा सकता है। मटेरियल कॉस्ट में तो पूरा का पूरा टाइम को इग्नोर किया जाता है। प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट को ध्यान में लिया जाता है और लेबर कॉस्ट के अंदर लेबर आवर्स यूज की जाती है, बट वो बहुत ही इनडायरेक्ट फैक्टर हो जाता है। इसीलिए प्राइम कॉस्ट में लेबर आवर्स ध्यान में रखिए, बट वो इनडायरेक्टली है, इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है और इसी वजह से टाइम इतना ज्यादा दिखता नहीं है। राइट। That they are so would be clear if we recall that overhead expenses, especially manufacturing expenses, can in ultimate analysis be regarded as expenditure incurred in providing the necessary facilities and service to workers employed in the productive process. Generally manufacturing overheads है वो facilities जो भी workers को दी जाती है उस वजह से बढ़ते हैं। बट यहाँ पर मतलब कि क्या है कि जो वर्कर्स को फैसिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा यूज कब होती है? जब वर्कर्स काम करते हैं। इसीलिए जो लेबर आवर्स है उस हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है या फिर मोस्टली मशीन ओरिएंटेड है तो उसमें मशीन कितने टाइम चला उसको फैसिलिटेट करने के लिए ओवरहेड्स होते हैं। इसीलिए वो जो फैसिलिटी है वो मशीन आवर्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होनी चाहिए। बट यहाँ पर मतलब कि मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट एज अ बेस लेंगे तो उसमें ये लेबर आवर्स या मशीन आवर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा और वो जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो इतना सूटेबल नहीं होगा। The question of facilities and services made available to workers naturally is dependent on the length of time during which workers make use of the facilities. Right? वो कितने टाइम के लिए facilities का यूज करते हैं उस हिसाब से उसका एक्सपेंस बढ़ता है। It may therefore be said that the job or product on which more time has been spent would entail larger manufacturing expenses than the job requiring less time. इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो जॉब करने के लिए ज्यादा टाइम जाता है उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस होगा कंपेयर टू जिसमें कम टाइम जाता है। The factor is ignored altogether by the first method and largely by the second method. Time factor जो है वो first method मतलब कि material cost में टोटली इग्नोर किया जाता है, जबकि दूसरी मेथड जो है प्राइम कॉस्ट उसमें लार्जली इग्नोर किया जाता है क्योंकि इसमें लेबर आवर्स जो है वो काफी इग्नोर्ड है, काफी इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट रीजन है कि इसमें टाइम फैक्टर जो है फंक्शन ऑफ टाइम है उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसी वजह से ये दोनों मेथड इतनी सूटेबल नहीं है। दूसरा रीजन, overheads are neither related to prime cost nor a direct material cost except to a very small extent. Mostly जो overheads हैं वो material cost या prime cost से इतने related नहीं होते हैं, उस वजह से इतने ज्यादा incur नहीं होते हैं, इसीलिए उन दोनों को generally use नहीं किया जाता। If thus, if the percentage of material cost is used when there are two jobs requiring the same operational time but using material having a varying prices, their manufacturing overhead cost would be different, whereas this should not normally be so. यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर कोई दो जॉब है जिसमें ऑपरेशनल टाइम जो है वो सेम है बट दोनों में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बहुत ही अलग है, दोनों की प्राइसेस बहुत ही अलग है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों में जो ओवरहेड्स आएगा वो अलग अलग आएगा, बहुत ही डिफरेंट आएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में उन दोनों के ओवरहेड सेम होने चाहिए क्योंकि मटीरियल क्या यूज हो रहा है उस वजह से ओवरहेड्स को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इस वजह से परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट इतनी एडवाइजेबल मेथड नहीं है। Second, the method of absorbing overhead cost on the basis of prime cost also does not take into consideration the time factor. दूसरा प्राइम कॉस्ट भी टाइम फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इनडायरेक्टली देखता है। The fact that the amount includes labor cost in addition to material cost does not render prime cost to be more suitable. In fact, the results are liable to be more misleading because of the cumulative error of using both the labor and material cost as the basis of allocation of overhead expense, on neither of which they are already dependent.
प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट को ध्यान में लिया जाता है, मतलब कि लेबर आवर को ध्यान में लिया जाता है, बट वो काफी कम है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल नहीं है। इवन इसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों ही यूज करने की जितनी भी एरर्स है वो दोनों ही होने के चांसेस है, उस वजह से परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है वो एडवाइजेबल नहीं है, राइट। थर्ड रीजन हमें बताया है, सिंस मटेरियल प्राइसेस आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट एंड वाइड फ्लक्चुएशंस, द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इफ बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट आल्सो वुड फ्लक्चुएट वायलेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अगर आपके मटेरियल जो है वो उसकी प्राइसेस काफी चेंज होती है, काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो उस वजह से आपके जो ओवरहेड रिकवरी है वो भी चेंज होगी इन परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो उस केस में ओवरहेड रिकवरी के लिए ये दोनों मेथड का यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, राइट। Fourth reason, the skill of the worker involved and whether machine were used or not are ignored when these methods are used. वर्कर की जो स्किल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मटेरियल कॉस्ट में तो टोटली इग्नोर्ड, और प्राइम कॉस्ट में थोड़ा सा दिया जाता है बट वो काफी इनडायरेक्ट है, तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता। और तो और जो मशीन का यूज हुआ है या नहीं उसको टोटली इग्नोर किया जाता है, इसीलिए ये मेथड इतनी एडवाइजेबल नहीं है। तो हमें 4 रीजन दिए इस वजह से मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट को एज अ परसेंटेज टू रिकवर ओवरहेड्स, राइट, इतना एडवाइजेबल नहीं है। फर्स्ट, टाइम फंक्शन को ध्यान में नहीं लेते। दूसरा, मटेरियल की प्राइसेस, मटेरियल की वजह से ओवरहेड्स आपके नहीं चेंज होते, इसलिए दोनों ही मेथड एडवाइजेबल नहीं है। थर्ड, मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो सकती है। फोर्थ, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को ध्यान में नहीं लिया जाता, और मशीनर्स को भी, मशीन के वर्क को भी ध्यान में नहीं लिया जाता। इस वजह से ये दोनों मेथड मिनिमल या फिर रेयर केसेस में यूज करनी चाहिए, राइट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। Percentage of material cost may, however, be used for the limited purposes of absorbing material handling and store overhead. Generally, material cost को use कब किया जा सकता है as a base of overhead absorption, जबकि material handling मतलब कि material को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, उनको कैरी करना, उसको होल्ड करना, ऐसे कॉस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उनकी वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, वो मैटर कर सकती है, राइट। बाकी जनरली यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर आपको चूज करना है विच मेथड टू बी यूज्ड, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू एब्जॉर्ब ओवरहेड सबसे लास्ट में आना चाहिए। अगर आपके पास और कोई मेथड नहीं है अवेलेबल टू यूज टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, तभी आपको ये मेथड का यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल या थियरी में पूछ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट मेथड समझते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो भी है या फिर बजटेड जो भी है उसको टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से या फिर बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें मिल जाएगा, राइट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए है। एडवांटेजेस को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कब ये मेथड आपको यूज करनी चाहिए, और डिसएडवांटेजेस को इस तरह से कि कब ये मेथड आपको यूज नहीं करनी चाहिए, राइट। एडवांटेजेस, द मेथड इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू अप्लाई, इजी है, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो और इतना कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो आपको कैलकुलेट करना ही है, तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। The time factor is given recognition even if indirectly, इसमें टाइम फैक्टर को ध्यान में लिया जाता है भले ही इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि इसमें हम अमाउंट एज वेल एज जो आर्स है दोनों को ही कंसिडर करते हैं। थर्ड, टोटल एक्सपेंसेस रिकवर्ड विल नॉट डिफर मच फ्रॉम द एस्टिमेटेड फिगर सिंस टोटल वेजेस पेड आर नॉट लाइकली टू फ्लक्चुएट मच। जो भी एक्सपेंस रिकवर होंगे वो एक्चुअल से डिफर होने के चांसेस कम है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा वेराई नहीं होता, बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता, अनलाइक मटेरियल कॉस्ट, राइट। मटेरियल चेंज होने के चांसेस है क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है, मटेरियल प्राइसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल है, बट वेजेस जो है उसका जो रेट है वो कंट्रोलेबल कह सकते, राइट। Disadvantages, it gives rise to certain inaccuracies due to the time factor not being given full importance, but ये इतनी भी important method या फिर बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेथड नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर को इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, इसीलिए टाइम फैक्टर मेन नहीं है, राइट। तो कई बार ये इतना एडवाइजेबल नहीं होता। Where machinery is to some extent in the process of manufacture, an allowance for such a factor is not made, जहां पर भी मशीनरीज यूज कर रहे हैं वहां पर मशीनरीज को ध्यान में नहीं लिया जाता, उनकी आर्स को ध्यान में नहीं लिया जाता, इसलिए उस केस में बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है।
इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर वेराइंग स्किल्स ऑफ वर्कर, वर्कर्स की जो अलग अलग स्किल्स है उसको उतना ध्यान में नहीं लिया जाता है, राइट, क्योंकि दोनों का टाइम, आवर्स, वेजेस सभी को इतने इंपॉर्टेंस एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो कई बार उसको इतना ध्यान में नहीं लिया जाता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट मेथड है लेबर आर रेट मेथड। लेबर आर रेट मेथड में क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स को लेबर आवर्स जो है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा और पर आर हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा, ओवरहेड रेट मिल जाएगा। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट। This method is an improvement on the percentage of direct wages basis as it fully recognizes the significance of the element of time in the incurring and absorption of manufacturing overhead expense। यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो टाइम के ऊपर दिया जाता है, लेबर आवर्स कितनी हुई है, राइट। This method is admirably suitable to operations which do not involve any large use of machinery। जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मशीनरीज का यूज नहीं किया जा सकता है जाता है, वहां पर ये लेबर आवर मेथड है वो एडवाइजेबल है। तो उसकी मेथड, उसकी फॉर्मूला दे रखी है, राइट। डायरेक्ट लेबर आर रेट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉन डायरेक्ट लेबर आर। यहाँ पर ये इंटू 100 है, वो गलत है, वो नहीं आएगा। ये परसेंटेज निकालने होते हैं तभी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज वो करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आर्स। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज फैक्ट्री ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट ₹90,000 एंड लेबर आर्स एट ₹1,50,000। तो 90,000 डिवाइड बाय 150 करेंगे तो हमें पर आवर रेट मिल जाएगा, दैट इज ₹0.60। तो हर लेबर आवर के हिसाब से हर लेबर आवर के लिए 0.60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इफ 795 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर स्पेंट ऑन अ जॉब, अगर कोई भी जॉब है, राइट, ये जो 1,50,000 है वो पूरी फैक्ट्री का पूरे ईयर का है कि इतना लेबर आवर्स होंगे, उसमें से कोई एक जॉब जो की गई है उसमें 795 लेबर आवर्स का यूज किया गया है, तो उस जॉब के लिए ओवरहेड्स कितने होंगे, 795 इंटू ₹0.6 पर आवर, तो वो हो जाएगा 477 एब्सॉर्ब हुआ है ओवरहेड्स फॉर दैट जॉब, राइट। चलिए, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, नेक्स्ट मेथड है मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड में क्या होगा, जो भी टोटल टोटल ओवरहेड्स है उसको टोटल मशीन आर्स से डिवाइड किया जाएगा। इसमें भी आर्स को कंसिडर किया है जहां पर मशीन ओरिएंटेड वर्क है, जहां पर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर मशीन पर किया जाता है, वहां पर ये मशीन आर रेट मेथड यूजफुल रहेगी। मशीन आर रेट इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ मशीन फॉर एन आवर टू प्रोड्यूस गुड्स। इसको भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट मशीन आर रेट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। अगर आप सिर्फ मशीन के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखेंगे और उसको मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट मशीन आर रेट। और अगर आप जितने भी ओवरहेड्स उन सभी को टोटल करके मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली मशीन से जुड़े हुए नहीं है, उनको भी अगर आप ध्यान में लेके टोटल ओवरहेड्स निकालकर मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर मिल जाएगा, राइट। सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपेंस हो जाता है कई बार फैक्ट्री को, जो डायरेक्टली मशीन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसको टोटल ओवरहेड्स में हम ऐड करेंगे और मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट होगा। अगर सिर्फ मशीन रिलेटेड एक्सपेंस को ध्यान में रख के उसको मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मशीन आर रेट मिलेगा, राइट। चलिए, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, वो इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, वही है। ये मशीन आर रेट मेथड यूज करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, वो समझते हैं। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Where machine are the main factor of production, it is usually the best method of charging machine operating expenses to production। मशीन आवर्स रेट का यूज कब किया जाएगा, जब आपके लिए मशीन जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन, तब आपको मशीन आवर रेट का यूज करना चाहिए, वो ज्यादा सूटेबल मेथड रहेगा। The under absorption of machine overheads would indicate the extent to which the machines have been idle। आपको under absorption of overheads मिलेगा तो उससे ये भी पता चलेगा, मतलब कि आपका जो ओवरहेड जो है वो आपका जो एक्चुअल है वो ज्यादा है, जबकि बजटेड ओवरहेड जो है कम है। मतलब कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका मशीन जो है वो आइडल है, उस टाइम पर मशीन का यूज नहीं किया गया है, तो आपको मशीन को एफिशिएंटली यूज करने के लिए भी इंडिकेटर पता चल पाएगा। It is particularly advantageous where one operator attends to several machines, for example, automatic screw manufacturing machine, or where several operators are engaged on the machine, for example, the belt press used in making conveyor belts। मतलब कि
एक ही ऑपरेटर बहुत ज्यादा मोर देन वन मशीन का यूज करते हैं, या फिर एक ही मशीन पर बहुत ही ज्यादा मोर देन वन ऑपरेटर्स जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं, उस केस में आपको मशीनर रेट का यूज करना चाहिए, ना कि लेबर आवर्स का, राइट। उसके डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। एडिशनल डेटा कंसर्निंग द ऑपरेशन टाइम ऑफ मशीन नॉट अदरवाइज नेसेसरी मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। मशीन आवर्स जो पहले और किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जरूरी नहीं था, वो चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। आपको मशीन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अब तक जो भी हमने पांच बेसिस, अब तक हमने जो भी चार बेसिस देखे एक्सक्लूडिंग मशीन आवर्स, तो वो परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट था, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट हमें कॉस्ट के टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जरूरी है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते थे बेस निकालने के लिए। चौथा लेबर आवर्स था, तो लेबर आवर्स भी हमें जरूरी है ताकि उसी के बेसिस पर हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ओवरहेड्स निकालने के लिए भी लेबर आवर्स को अलग से हम कैलकुलेट नहीं करते थे, बट अगर आपको ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर कैलकुलेट करना है तो आपको मशीन आवर्स अलग से निकालने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है, राइट। As general department rates for all the machines in a department may be suitable, the computation of a separate machine hour rate for each machine or group of machines would mean further additional work. हर मशीन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग मशीन आवर रेट निकालना एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है टास्क, उससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, आपको पर्सन अलॉट करने पड़ेंगे, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, टाइम टेकिंग टास्क बन सकता है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज बन सकता है, क्लियर। एंड लास्ट मेथड है रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। जितने भी आउटपुट्स यूनिट्स आपने बनाए हैं उसके हिसाब से, तो उसमें टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल यूनिट्स जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ओवरहेड रेट पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये काफी सिंपल मेथड, राइट। तो ये 6 मेथड से हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं ओवरहेड्स का, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बट ये दोनों ही रेयरली यूज्ड और अनसुटेबल मेथड्स हैं, राइट। उसके रीजंस हमने देखे थे। थर्ड वन परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, ये यूज कर सकते हैं। फोर्थ लेबर आवर्स, फिफ्थ मशीन आवर्स। फोर्थ और फिफ्थ जो है लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड्स है क्योंकि आवर्स को कंसिडर किया जाता है। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लेबर आवर्स, मशीन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में मशीन आवर्स का यूज कीजिए। एंड सिक्स्थ वन रेट पर यूनिट, मतलब कि आउटपुट या फिर यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस किए हैं उस हिसाब से आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, राइट। ये 6 मेथड्स थी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल में तो आपको काफी यूज किया जाएगा, राइट, क्लियर। चलिए अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, राइट। अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years। एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज और उसकी यूजफुल लाइफ ऐसा लग रहा है कि वो 10 years के लिए चलेगा। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी ₹9 lakhs। एट द एंड ऑफ 10 lakhs इसकी स्क्रैप वैल्यू 9 lakhs रुपीज हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, तो हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है। Repairs during the whole life of the machine are expected to be ₹18 lakhs। पूरी जो यूजफुल लाइफ है मतलब कि 10 years, उसमें कितना रिपेयर्स हो सकता है, 18 lakhs रुपीज का। एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 hours पर ईयर ऑन एन एवरेज। हर साल ये मशीन 4380 hours के लिए यूज हो सकता है, इतने आवर्स के लिए वो चलेगा ऐसा लग रहा है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 units per hour, द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें पर आवर 15 यूनिट्स यूज होते हैं इन द मशीन, और उसका जो रेट है वो है ₹5 पर यूनिट। The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of total 10 for lighting। जो ये मशीन है वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑक्यूपाई करता है और 2 लाइटिंग पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 लाइटिंग पॉइंट्स। पूरी फैक्ट्री में या फिर पूरे स्पेस में 10 लाइटिंग पॉइंट्स होंगे, उसमें से 2 लाइटिंग पॉइंट ये मशीन के लिए यूज किया जाता है। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। फोरमैन मतलब कि काइंड ऑफ सुपरवाइजर, तो वो जो सुपरवाइजर है वो 1/6 टाइम, अपना जो टोटल टाइम है उसमें से 1/6 टाइम इस मशीन को देते हैं।
द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज ₹30,000। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका रेंट है वो ₹30,000 है। एंड द लाइटिंग चार्जेस अमाउंट टू ₹8,000 पर मंथ, और लाइटिंग चार्जेस 8,000 होता है पर मंथ के लिए। The foreman is paid a monthly salary of ₹19,200। जो foreman जो सुपरवाइजर है उनको कितनी सैलरी देते हैं पर मंथ? ₹19,200। फाइंड आउट द मशीन आर रेट, हमें मशीन आर रेट निकालना है। Assuming insurance is at 1% per annum and the expense on oil etc are ₹900 per month। इंश्योरेंस ऑफ मशीन है वो 1% पर annum है, और जो ऑयल एटसेट्रा में जो एक्सपेंस होता है वो ₹900 पर मंथ है। राइट, ये सभी एक्सपेंसेस को कंसिडर करके करके हमें मशीन आर रेट निकालना है। मशीन आर रेट कैसे मिलेगा? टोटल ओवरहेड्स टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल मशीन आवर्स। यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस मंथ में दे रखे हैं, तो हम सारे ही एक्सपेंसेस को मंथ में कवर अप करेंगे, मतलब कि टोटल मंथली ओवरहेड्स उसको हम टोटल मंथली आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आर रेट मिल जाएगा। राइट, तो ये स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 है, स्टेटमेंट शोविंग मशीन आर रेट। स्टेटमेंट शोविंग मशीन आर रेट, इसमें हम दो कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो मंथ के लिए निकाल रहे हैं। राइट, चलिए यहाँ पर हमें जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है वो डेप्रिसिएशन के लिए है। टोटल 1 करोड़ रुपीस का मशीन है, उसकी 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू 9 लाख रुपीस एस्टिमेटेड है। तो हमें डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स, पर ये पूरे साल के लिए मिलेगा, जबकि हमें जो एक्सपेंडिचर चाहिए वो पर मंथ के लिए चाहिए। राइट, तो चलिए डेप्रिसिएशन फॉर अ मंथ, एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? ₹1 करोड़ माइनस ₹9 लाख जो स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय 10 इयर्स। बट इससे हमें एक साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसको हमें 12 मंथ्स से भी डिवाइड करना होगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देंगे 12 मंथ्स, क्योंकि ये जो हमारा न्यूमरेटर में ही 12 मंथ्स है। राइट, तो भी हमें पर मंथ का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। राइट, चलिए तो 1 करोड़ माइनस 9 लाख करेंगे तो 91 लाख, उसको हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारा पर मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 75,833.33 है, तो 75,833 हम ले सकते हैं। देन जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹18 लाख। पूरे जो 10 साल की जो यूजफुल लाइफ है उसमें हमें 18 लाख रुपीस का मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत होगी, ऐसा हमें लग रहा है। राइट, हमें यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस का पर मंथ का एक्सपेंडिचर निकालना है, तो 18 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स करेंगे तो हमें पर ईयर का रिपेयर मेंटेनेंस मिलेगा, दैट इज 1,80,000। उसको हमें 12 मंथ से डिवाइड करना होगा, तो हमें पर मंथ का रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस मिल जाएगा। आप ये 10 इयर्स से भी कर सकते हैं, या फिर ये जो आर्स दे रखी है उससे भी कर सकते हैं। अगर हमें एक साल की आर्स जो है वो 4380 है, तो पूरे 10 साल की कितनी होगी? 43,800। तो आप 18 लाख को 43,800 से डिवाइड कीजिए, तो आपको पर ईयर की पर आर की मिलेगी। फिर आपको उसको जो मंथ में जितनी आवर्स हम यूज करने वाले हैं उनसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उस तरह से फिर मिल सकता है। एट द एंड आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों में ही 10 ईयर्स को ही कंसिडर किया जाता है। राइट, तो हम यहाँ पर 18 लाख को 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे और उसको 12 मंथ से डिवाइड करेंगे। तो हमें रिपेयर फॉर द मंथ मिल जाएगा। रिपेयर कॉस्ट फॉर अ मंथ ₹18 lakhs डिवाइड बाय 10 इयर्स इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि हमें मंथ में चाहिए। तो 18 lakhs, सॉरी 1 लाख 15,000 रुपीज होंगे पर मंथ। क्लियर, चलिए
फिर जो हमें नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिया है वो है इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है, रुपीज 15 यूनिट्स पर आवर, और एक यूनिट का कॉस्ट है ₹5। अब हमें जो मंथ में हम कितनी आवर्स यूज करने वाले हैं वो कैसे मिलेगा, टोटल आवर्स हम 4380 आवर्स यूज करने वाले हैं, उसको हम 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें पर मंथ की आवर्स मिल जाएगी। तो 4380 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ की आवर्स, उसको हमें 15 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और उस यूनिट्स को ₹5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर अ मंथ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4380 आवर्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स into 15 units into ₹5। तो 4380 डिवाइड बाय 12 into 15 into 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा फॉर अ मंथ 27,375। क्लियर? कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया, राइट, टोटल जो एरिया है उसका 1/4 ये मशीन ऑक्यूपाई करता है। और आगे हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज ₹30,000, और ये पर मंथ है, पर मंथ का जो रेंट है वो 30,000 है। तो यहाँ पर हमें मंथ में तो डिवाइड नहीं करना है, ऑलरेडी मंथ में ही दिया हुआ है 30,000, ये पूरे महीने का है, बट ये मशीन कितना ऑक्यूपाई करता है, सिर्फ 1/4, तो 30,000 इंटू 1/4 हमें करना होगा, तो 7,500 हमारा रेंट एक्सपेंस होगा फॉर दिस मशीन फॉर अ मंथ। रेंट ₹30,000 डिवाइड बाय 4, या फिर आप 30,000 इंटू 1/4 कर सकते हैं। आप जो भी अमाउंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखी है उसका वर्किंग नोट या फिर उसका कैलकुलेशन आपको आंसर में देना ही चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशन है उनके मार्क्स होते हैं, राइट। तो कोई भी फिगर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके सीधा ही अपने आंसर में मत लिखिए, वो किस तरह से आपने आए हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपको दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, राइट। तो ये खास ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर जो आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट में 2 लाइटिंग पॉइंट्स है आउट ऑफ टोटल 10 लाइटिंग पॉइंट्स, राइट। और जो लाइटिंग का चार्जेस है वो है ₹8,000 पर मंथ। यहाँ पर भी हमें पर मंथ का एक्सपेंस है, तो वो हमें सिर्फ इस मशीन के लिए ही डिवाइड करना है। लाइटिंग चार्जेस ₹8,000 इंटू 2/10, क्योंकि यहाँ पर ये मशीन में 2 लाइटिंग पॉइंट्स यूज होते हैं आउट ऑफ टोटल 10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये कॉस्ट हो जाएगा 1600, 8,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पर लाइटिंग पॉइंट हो जाएगा 800 इंटू 2। क्लियर? फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉस्ट है कि फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, और जो फोरमैन है उसकी सैलरी है ₹19,200, राइट। फोरमैन जो है वो 1/6 टाइम देता है और उसकी जो सैलरी है वो है ₹19,200 पर मंथ। तो 19,200 इंटू 1/6 करेंगे तो हमें फोरमैन की सैलरी फॉर द मंथ फॉर दिस मशीन हमें मिल जाएगी, राइट। फोरमैन सैलरी ₹19,200 इंटू 1/6, तो वो हो जाएगा ₹3,200। क्लियर? फिर हमें दिया हुआ है कि मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है, इंश्योरेंस रेट 1% पर एनम। इंश्योरेंस जो है वो मशीन की वैल्यू पर होगा, तो 1 करोड़ रुपीज उसकी वैल्यू है, तो 1 करोड़ के 1% करेंगे तो 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस होगा, वो पर ये पर एनम के लिए, जबकि हमें चाहिए पर मंथ के लिए। तो वो जो भी 1 लाख रुपीज आया उसको हमें डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना होगा। तो इंश्योरेंस ₹1 करोड़ into 1% divided by 12 months, तो 1 लाख रुपीज उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8,333.333 है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, चलेगा। फिर दिया है
एक्सपेंस ऑन ऑयल एटसेट्रा ₹900 पर मंथ, ये मंथ का ही है तो हमें उसको सिर्फ ऐड करना है, एक्सपेंस ऑन ऑयल एटसेट्रा ₹900। क्लियर? तो ये सारे ही एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब हम टोटल ओवरहेड्स करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। So 75833 plus 15,000 plus 27375 plus 7500 plus 1600 plus 3200 plus 8333 plus 900। तो हमारा टोटल हो जाएगा 1,39,741। ये हमारा टोटल ओवरहेड्स है, इसको हम ए कहेंगे। फिर यहाँ पर हम टोटल मशीन आवर्स फॉर अ मंथ निकालेंगे, जिसको हम बी कहेंगे। वो कैसे मिलेगा? तो टोटल आवर्स कितनी है? 4380 आवर्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो ऑलरेडी हमने आगे भी निकाला हुआ था, राइट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वो आता है 365 आवर्स। तो ए डिवाइड बाय बी करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, ए डिवाइड बाय बी। तो 139,741 डिवाइड बाय 365, वो करेंगे तो हमें मिल जाएगा रुपीज में 382.85 रुपीज, 382.85 रुपीज। क्लियर? तो इस तरीके से हम मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं, इजी है, राइट। चलिए, तो ये रहा 382.8685, चलेगा। क्लियर? कोई भी डाउट है? राइट। तो ये जो था, ये हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4 हम यहाँ तक रखते हैं, राइट, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रेट और इलस्ट्रेशन 6 कवर अप किया। जो इसके रिलेटेड आगे के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन, राइट, कुछ भी है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।